मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर चर्चा कर रहा हूँ। जब भी हम मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद पर बात करते हैं तब सामान्यतया हर व्यक्ति के मन में एक शब्द तलाक आता है, लेकिन शुरुआत में ही आप ये स्पष्ट कर लें कि केवल मात्र तलाक से ही मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद नहीं होता है। तलाक केवल मात्र एक तरीका है विवाह विच्छेद का। इसके अलावा भी अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से मुस्लिम विधि में भी विवाह विच्छेद होता है। इसलिए टाइटल जो है वह विवाह विच्छेद होगा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तलाक सिर्फ एक पार्ट है, एक टाइप है। आज हम टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर एक सामान्य चर्चा करेंगे, जिससे आपके मन में विवाह विच्छेद के सारे तरीके एक साथ बैठ सकें। हिंदू विधि में भी आपने विवाह विच्छेद विस्तार पूर्वक पढ़ा है और वहाँ आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो विवाह विच्छेद के आधार होते हैं वे भी किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर हम उन दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वह होता है नेचुरल प्रिंसिपल, प्राकृतिक तरीका। दूसरा जो ग्राउंड होता है, प्रिंसिपल होता है, थ्योरी होती है, वह है ब्रेकडाउन थ्योरी, जिसे हम मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं, कहते हैं मानसिक असंगतता। क्योंकि मानसिक रूप में जब दोनों पक्षकार अलग अलग हो जाते हैं तभी विवाह के ब्रेक जो है वो डाउन हो जाते हैं, विवाह पटरी से उतर जाता है यूँ कह लें, और विवाह में जो गतिशीलता होती है वह खत्म हो जाती है और दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग होना चाहने लग जाते हैं। तीसरा जो तरीका है वह है गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी का। इन तीनों सिद्धांतों पर जो आधार हैं उनकी यदि हम बात करें तो जो नेचुरल प्रिंसिपल है उसमें आप जानते ही हैं कि एक पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर वह विवाह स्वतः विच्छेदित मान लिया जाता है। कानूनी रूप में यद्यपि यह एक गहन चर्चा का भी विषय है कि क्या एक पक्षकार की मृत्यु होने पर वह विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। क्योंकि यदि हम सामाजिक रूप में देखें तो एक पक्षकार की मृत्यु होने पर भी दूसरा पक्षकार उससे अलग अलग नहीं होता है। सामान्य रूप में यदि हम बात करें तो पति की मृत्यु होने पर भी पत्नी उसी घर में रहती है और
उस परिवार से पूर्ववत ही उसका रिश्ता रहता है, संबंध रहते हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि फिर इसे विवाह विच्छेद क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक बात अवश्य ध्यान कर लें कि यहाँ जो हम विवाह विच्छेद की बात कर रहे हैं वह दूसरे विवाह करने की छूट से संबंधित है। वास्तविक रूप में, सामाजिक रूप में उसका प्रभाव, इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, क्या होती हैं, वे अलग चीज़ें हैं। एक पक्षकार की मृत्यु होने पर दूसरे पक्षकार को दूसरा विवाह करने की छूट प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसे हम विवाह विच्छेद मान रहे हैं। दूसरा जो तरीका है ब्रेकडाउन थ्योरी का, इसमें किसी एक पक्षकार के कार्य के द्वारा विवाह विच्छेद जो है वह होता है, और इसमें सामान्य रूप में 4 तरीके जो है वह हैं: बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, म्यूचुअल और बाय कन्वर्जन। बाय हस्बैंड की यदि हम बात करें पति के द्वारा, तो पति के द्वारा 2 तरीके माने गए हैं मुस्लिम विधि में। एक को हम रेगुलर वे कहते हैं, एक को इर्रेगुलर वे कहते हैं। नियमित रूप में विवाह विच्छेद पति के द्वारा तलाक के माध्यम से दिया जाता है, और यह तलाक 2 फॉर्मेट में मोहम्मद साहब के द्वारा स्वीकृत किया गया था: सुन्नत और बिद्दत। सुन्नत तलाक के भी 2 फॉर्म मोहम्मद साहब के द्वारा स्वीकृत किए गए थे: अहसन और हसन। अहसन तरीका जो है यह सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। इसमें तलाक शब्द का उच्चारण जो है 3 कंटिन्यू 1 माह के अंतराल में घोषणा के द्वारा किया जाता है, और 3 बार लगातार 30-30 दिनों से के अंतराल पर घोषणा किए जाने पर वह विवाह विच्छेदित मान लिया जाता है। इसी तरह हसन तलाक में एक बार तलाक की घोषणा की जाती है, और समय जो निश्चित किया गया है उसके पूर्व यदि वो विड्रॉ नहीं किया जाता तो वह जो है विच्छेदित मान लिया जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें बिद्दत फॉर्मेट की, तो ये जो बिद्दत तलाक है, जिसे इर्रिवोकेबल तलाक भी कहा जाता है, यह मोहम्मद साहब के द्वारा डिसअप्रूव किया गया था, लेकिन मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के पश्चात जो मुआविया शासक के दौरान जब कमांड आई थी, उस समय यह वापस जीवित जो है वह हुआ फॉर्मेट, जिसे कुछ ही समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बैन किया गया, और भारतीय संसद के द्वारा भी कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया गया है। इस फॉर्मेट में भी 2 तरीके हैं, जिनमें पहले में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किया जाता है: तलाक 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 देता हूँ, और एक में केवल मात्र 1 बार ही तलाक शब्द का उच्चारण किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें तलाकुल बिद्दत देता हूँ, मैं तुम्हें तलाकुल बैन देता हूँ,
मैं तुम्हें अप्रतिसहनीय तलाक देता हूँ, इस तरह की भाषा का यूज किया जाता है। तो ये भी अहसन और हसन तरीके से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि अहसन में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किया जाता है 3 घोषणा में, लेकिन बिद्धत में वो तीनों जो घोषणाएं हैं उनको एक बार में ही मिक्स कर दिया जाता है और तलाक 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 3 बार उच्चारण एक साथ कर दिया जाता है। हसन तलाक में तलाक शब्द का एक बार ही उच्चारण किया जाता है, तो बिद्धत में दूसरे फॉर्मेट में एक बार ही तलाक शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये फॉर्मेट है जो रेगुलर फॉर्मेट माना जाता है विवाह विच्छेद का तलाक के द्वारा। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक इर्रेगुलर फॉर्मेट है, अनियमित तरीका जिसे कहा गया है। इसमें विवाह विघटित नहीं होता है, बल्कि स्त्री को अधिकार जो है वह मिल जाता है। जैसे यदि हम इला तलाक की हम बात करें, जिसे हम वो कॉन्टिनेंस भी कहते हैं, संयम की प्रतिज्ञा यदि पति ले लेता है कि मैं 4 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, तो स्त्री को अर्थात पत्नी को पति से वह प्रतिज्ञा वापस लेने अथवा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जिहार तलाक कहा जाता है, जब पति अपनी पत्नी की ऐसी स्त्रियों के साथ तुलना कर देता है जिनके साथ वह विवाह नहीं कर सकता, जैसे माता, बहन, बुआ आदि। और लियान तलाक, जिसमें हम फॉल्स चार्ज को रखते हैं, जब पति अपनी पत्नी पर परपुरुष गमन का झूठा मिथ्या आरोप लगा देता है, तब स्त्री जो है वह न्यायालय में जाकर पति से अपने चार्ज को वापस लेने या न्यायालय से उस विवाह को विघटित करने की मांग कर सकती है। तो ये इर्रेगुलर फॉर्मेट माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो पत्नी के द्वारा भी तलाक जो है वह दिया जा सकता है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पति ही तलाक शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि पत्नी भी तलाक शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जिसे तलाक ई तफवीज़ या तलाक ई तफवीद के नाम से जाना जाता है। डेलीगेटेड तलाक, प्रत्यायोजित तलाक। विवाह की शर्तें जब तय हो रही होती हैं उसी समय यह शर्त भी सामान्यतः जोड़ दी जाती है कि यदि पति कोई ऐसा कार्य करता है जो शर्तें तय की गई हैं उनके विरुद्ध है, तो पत्नी को तलाक देने का अधिकार होगा। तो वह जब पत्नी को अधिकार ट्रांसफ़र किया जाता है, तो पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को वह अधिकार ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वह व्यक्ति पति के बिहाफ पर तलाक शब्दों का उच्चारण करके विवाह विघटित कर सकते हैं। इसीलिए इसे प्रत्यायोजित तलाक कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो म्यूचुअल कंसेंट से भी विवाह विच्छेद हो सकता है, जिसमें मुस्लिम विधि में 2 सामान्य तरीके हैं। एक है खुला, जिसमें पत्नी के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर पति जो है पत्नी को खुला तलाक दे देता है। इसे पत्नी के द्वारा खरीदा हुआ तलाक भी कहा जाता है। और दूसरा है मुबारत, जो सामान्यतया म्यूचुअल कंसेंट से ही है। दोनों पक्षकार विवाह विघटन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक पक्षकार जो ही प्रस्ताव रखता है,
दूसरा पक्षकार उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम मुबारक तलाक के माध्यम से विवाह विघटन कहते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें इसी कैटेगरी में, तो बाई कन्वर्जन भी विवाह विच्छेद हो जाता है। मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 में धारा 4 जो है वह इस पर प्रावधान करती है। इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम विधि में विवाह के एक पक्षकार के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने पर स्वतः विवाह विच्छेद मान लिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि यदि पुरुष धर्म परिवर्तन करता है तो वह विवाह स्वतः विच्छेदित हो जाता है, और यदि स्त्री विवाह विच्छेद और यदि स्त्री धर्म परिवर्तन करती है तो वह विवाह स्वतः विच्छेदित नहीं होगा। किंतु यदि गैर मुस्लिम स्त्री ने यदि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म ग्रहण किया हो और विवाह के पश्चात वह स्त्री पुनः अपने पूर्व के धर्म में चली जाए, पुनः धर्म परिवर्तन कर ले, तो वह विवाह स्वतः विच्छेदित हो जाएगा। तो मुस्लिम धर्म में स्त्री के धर्म परिवर्तन किए जाने पर थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन जो है वह किया गया है। तो ये तरीके हैं 4 जिनमें पक्षकारों के कृत्य के द्वारा विवाह विच्छेद जो है वह होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी की, तो ये जुडिशियल प्रोसीजर से जो विवाह विच्छेद हो रहा है उसमें फॉलो किया जाता है। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 की धारा 2 में कुल मिलाकर 9 प्रोविज़न या 9 ग्राउंड जो हैं वो दिए हुए हैं, जिनके आधार पर स्त्री जो है वह विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले मुस्लिम स्त्री को केवल 2 ही आधार प्राप्त थे। एक तो पति की नपुंसकता, इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, और दूसरा जो लियान पर पुरुष गमन का झूठा आरोप यदि पति लगाता था तो ही उसे न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेद प्राप्त करने का अधिकार होता था। लेकिन 1939 में जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया तो उसके पश्चात उसे और अधिकार जो है और आधार जो है वह प्राप्त हो गए। धारा 2 में कुल मिलाकर 8 आधार तो स्पेसिफाई किए हुए हैं, जिनमें 4 माह से पति की अनुपस्थिति, 2 वर्ष तक पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहना, 7 वर्ष या अधिक का पति को कारावास होना, 2 वर्ष से दाम्पत्य दायित्वों की पालना में असफल रहना, पति की नपुंसकता, पति का पागलपन या इंसेनिटी, पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति, ख्यारुल बुलुग जो हमने विवाह के चैप्टर में पढ़ा था, पति के द्वारा निर्दयता करना, क्रूएल्टी, ये 8 आधार जो हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं। और एक जो नवा आधार है वह एक ब्लैंक है, और इसमें न्यायालय को ये एब्सोल्यूट पावर दी हुई है कि यदि न्यायालय को ये लगता है कि विवाह विच्छेद किया जाना चाहिए तो
वह स्त्री को इन 8 आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान कर सकती है। तो इन 8 आधारों के अलावा जो अन्य आधार हैं वे हम अभी पढ़ चुके हैं। इर्रेगुलर जो हमने तलाक देखे थे, इला, जिहार, लियान, इनमें से किसी आधार पर या अन्य कोई आधार जिससे न्यायालय को स्त्री संतुष्ट कर दे कि उसे विवाह विच्छेद की डिक्री दी जानी चाहिए, तो न्यायालय उसे विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है, प्रदान कर सकता है। ये भी एक स्पेशल पावर है जो इस अधिनियम में दी हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम में ये पावर न्यायालय को नहीं दी गई है। तो ये एक विशेषता है, फॉरवर्ड स्टेप है जो 1939 के एक्ट में थी। तो ये कुल मिलाकर तरीके हैं, आधार हैं जिनके या जिनमें से किसी आधार पर विवाह विच्छेद जो है वह हो सकता है, किया जा सकता है। अगले वीडियोज़ में हम इन सब में से हर एक पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।